नमस्कार दोस्तों। ये बड़ी थोड़ी सी आश्चर्य की बात है कि आज जिस शख्स का जन्मदिन है उस शख्स को तो बहुत बड़े ढंग से याद किया जाना चाहिए था, बहुत बड़े व्यापक स्वरूप में, जितना उसका अपना स्वरूप था, जितना उसका अपना कद्दावर शख्सियत थी उसकी। लेकिन लगभग देखा गया है कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कोई हलचल नहीं और कोई समारोह भी लंबे चौड़े नहीं हुए। ये ज़रूर है कि इस शख्स को तब याद किया जाता है जिस दिन इसने अपनी ज़िंदगी जो है देश पे कुर्बान की थी। लेकिन जन्मदिन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन उसको उतने व्यापक रूप से याद ना किया जाना बड़ा चुभता है। बहरहाल मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आज़म भगत सिंह की। उम्र कुल मिलाकर सिर्फ 23 वर्ष। और संकट ये कि उसने इस उम्र के इतने छोटे से सोपान में ही पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक सिरदर्द ऐसा खड़ा किया था कि उनके लिए ऐसे व्यक्ति से निजात पाना, उनको लगता था कि इसके अगर इससे निजात ना पाई गई, मुक्ति ना पाई गई तो ज़्यादा देर हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो शख्स इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना व्यापक अपने संदर्भ दे गया कि अब तक हम लोग उसको निरंतर नए नए दृष्टिकोणों से, नए नए ज़ावियों से याद करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस दिन जन्म हुआ था पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, उस समय तो भारत पूरा ही एक देश था। बंगा नामक एक कस्बे में, गांव में, बंगा भी एक कस्बा था, उसके पास ही एक गांव में इसका जन्म हुआ था। मैं इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस स्थान के दर्शन भी किए थे उत्सुकतावश की। जब मैं पाकिस्तान की यात्रा पर गया तो मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं उस करोड़ों लोगों की उस लाडले के जन्म स्थल के भी दर्शन करूं। उन दिनों में मित्रों, उसका जो गांव है वहाँ एक इकबाल सिंह नाम के व्यक्ति, एक युवा रहते थे। इकबाल सिंह विर्क नाम था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बात बहुत पुरानी हो गई है। और जब मैं गांव में गया तो गांव में भी वही पुराना मकान और वही एक दरख्त लगा हुआ, और कोई विशेष स्मृति चिन्ह या स्मारक के रूप में वहाँ उस समय कोई चीज़ नहीं थी जब मैं गया। तो मैंने वहाँ गांव के एक बुज़ुर्ग से पूछा कि इतना बड़ा आदमी और उसका जन्म स्थान, और उसकी हम लोग पूरी तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रहे, उसका कोई स्मारक नहीं, कुछ नहीं। तो उसका एक नपा तुला उस बुज़ुर्ग का जवाब था कि जब वारिस ही अपनी विरासत को भूल जाएं तो उसके बाद आप ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि हम लोग उसका इतना बड़ा एहतराम करें, क्योंकि अब मुल्क दो हिस्सों में बढ़ चुका है। और तब मुझे इकबाल विर्क जो उस समय वहाँ पर रहते थे, उन्होंने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इस स्थान को, जहाँ मैं रहता हूँ, इस स्थान को आज भी मुक़द्दस मानते हैं। और जो उसने कोई एक अगर छोटा सा पौधा भी लगाया था भगत सिंह ने बचपन में, तो हम उस पौधे को दरख्त की शक्ल देने पर आमादा रहते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरख्त भी सूखने ना पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम लोगों ने उसको उतने स्थान से, उसने, इकबाल विर्क ने एक बात कही थी जो मुझे जहन में निकलती नहीं है कि आपके देखिए, आपके देश के बहुत मंत्री लोग भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी एक आध बार आए हैं, 2 बार आए हैं, लेकिन कोई भी आपके देश का कोई भी वीआईपी, कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति भगत सिंह के जन्म स्थल को नमन करने नहीं आया। इस बात की तकलीफ़ हमें भी होती है। हम लोग इसके प्रति इसलिए समर्पित हैं कि हम आज भी ये मानते हैं कि ये जिस आज़ादी के लिए लड़ा था, वो आज़ादी सिर्फ़ एक भारतवर्ष जो वर्तमान है उसके लिए नहीं थी, वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए थी। और उस पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश में उसको याद किया जाना बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, बहुत सारी बातें इसके बारे में आपने सुन रखी हैं। मोटी सी बात में आप कुछ एक तथ्य आपके सामने बयान कर देता हूं जो शायद कहीं नज़र से ना गुज़रे हों। शादी का दबाव पड़ा तो घर छोड़कर भाग गए श्रीमान जी, कानपुर चले गए और कानपुर में वहाँ प्रताप अखबार में जाके नौकरी कर ली, पत्रकार बन गए। और घर वालों के नाम एक चिट्ठी पत्री छोड़ गए कि छोटी सी, कि मैं यहाँ से, शादी की बातें सुनते ही मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ कि ग़ुलाम देश में अगर एक पराधीन
भारत में मेरी शादी होती है, तो इसका मतलब ये है मेरी जब भी वर्तमान गुलाम देश में शादी होगी तो मेरी शादी सिर्फ मृत्यु से होगी, मौत से होगी, शहादत से होगी। मेरी शादी किसी अन्य से हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। और कुछ अन्य पत्र भी उसके जब बाद में मिले, उन पत्रों में उसने बहुत कुछ अपने पिता के नाम, अपने भाइयों के नाम बहुत कुछ लिखा कि मेरा मकसद ये था छोड़ने का कि अगर इस तरह से हम लोग अगर पारिवारिक उलझनों में फंस गए तो हम लोग देश के लिए कैसे लड़ेंगे। और जज्बा जो था ये शुरुआत से ही था, शुरुआत में भी एक प्रवृत्ति थी। जलियांवाला बाग देखा था, जलियांवाला बाग देखने के बाद वहीं से एक मुट्ठी रेत भी उठाई थी, रक्त से भीगी हुई, और तभी शपथ ले ली थी कि नहीं, इसका हिसाब तो ज़रूर बराबर करेंगे। और उसके बाद जब लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलीं साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाहौर में, तब भी भगत सिंह और उसके साथियों ने तय कर लिया था कि लाला हमारा बुज़ुर्ग था, हमारे बुज़ुर्ग को इस तरह से कोई लाठियों से मार जाए और हम लोग चुपचाप देखते रह जाएं। तो ये एक जज्बा था, एक जिस जज्बे में ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई उम्र, कोई तकाजा नहीं था, सिर्फ ये था कि ये हमारा प्रतीक था, ये हमारे देश का एक बुज़ुर्ग था और उस बुज़ुर्ग पर लाठियाँ चली, हम इसका पूरा पूरा हिसाब लेंगे। और उसके बाद उसी हिसाब लेने के चक्कर में सैंडर्स की जो हत्या हुई, वो सारी कहानी आपको मालूम है, उनको दोहराने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। मित्रों, एक मोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अब भी लोगों के मनों पर अगर किसी का राज है तो दो शख्सियतों ने इस देश की मानसिकता को, युवाओं की और प्रबुद्ध लोगों की मानसिकता को बाकायदा प्रभावित किया है गहरे से। तो वो एक महात्मा गांधी और दूसरे शहीद आज़म भगत सिंह, एक अहिंसा का प्रतीक और दूसरा बिल्कुल विपरीत दिशा में चलकर अपने देश की आज़ादी के लिए जान देने वाला। तो ऐसे शख्सियतों को मित्रों, उनके जन्मदिन पर याद करना बहुत ज़रूरी है, उनको नमन कर लेना चाहिए और शिद्दत के साथ। और इसके बारे में इतनी सामग्री आ चुकी है, इतनी सामग्री आ चुकी है, विशेष रूप से हमारे एक क्षेत्र के प्रोफेसर चमन लाल एक हैं, उन्होंने जितना काम किया है वो अद्भुत है। और मित्रों, सारी चीज़ें देखने वाली हैं, एक वक्तव्य में या एक छोटे से एपिसोड में उनको बांधना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए मैं आपसे, मेरी गुजारिश है कि आज के दिन उसको नमन भी कीजिए, उसकी यादों को भी तरोताज़ा रखिए और जो भी सत्य, जो भी तथ्य आज तक हम लोग नहीं जान पाए उनको खोजिए, दोहराइए, बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद।